केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन तो सिंपल वर्ड है कि मतलब कि कोई भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, मतलब कि कोई भी, जैसे मतलब हम लोग रिएक्टेंट इधर लिख देते हैं, इधर प्रोडक्ट लिख देते हैं, ठीक है। यानी कि इसी को हम लोग रिएक्शन मान लेते हैं, यानी कि कह सकते हैं इसको थोड़ा डिफाइन करने के लिए, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल चेंजेस, ठीक है, इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। नहीं, इसी को क्या कहला जाए, इसी को इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन कह सकते। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल एक कोई ले लेते हैं, जैसे हैबर्स पॉचेज वाला अमोनिया का फॉर्मेशन है, ठीक। तो 2NH3 ऐसे, ठीक। केमिकल, अब यहाँ पे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं, कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन है। थोड़ा पहला चैप्टर हम लोग फिजिकल का, तो यहाँ पे पूरा बता दे रहे हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हाँ रिएक्शन। वैसे तो रिएक्शन अगर देखा जाए दो तरह का होगा, एक फिजिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन, लेकिन हम लोग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग केमिकल के ही रिएक्शन को बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अगर ब्रॉडली क्लासिफाई किया जाए तो बहुत तरह के आएगा, तो यहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं ये आ जाए सर। यानी कि पहला हमारे पास क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, पहला ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट क्या होगा, वही सॉलिड लिक्विड गैस वाला, ठीक है। तो वहां पे हम लोग दो तरह से इसको डिवाइड करते हैं, इस चैप्टर में काफी काम आएगा फिजिकल स्टेट के बेस पे। तो एक हमारे पास क्या हो जाएगा, होमोजीनियस रिएक्शन, होमोजीनियस रिएक्शन हो जाएगा, होमोजेनियस केमिकल रिएक्शन। दूसरा हेट्रोजेनियस जीनियस केमिकल रिएक्शन। तो होमोजेनियस हेट्रोजेनियस में होमोजेनियस क्या होगा, होमोजेनियस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, जैसे मतलब सारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या सेम फेज में हो, मतलब ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन सेम फेज, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजेनियस होमोजेनियस। रिएक्शन। एग्जाम्पल ले लिया जाए N2 अभी, तो ये गैस में होता है, नाइट्रोजन गैस होती है, प्लस मतलब यहाँ 3H2 है, ये भी गैस है, ठीक है। और इक्वल टू यहाँ पे 2NH3 है, ठीक, ये भी गैस है। तो सारे क्या है, गैसियस में है, इसलिए हमने इसको क्या बोलेंगे, ये रिएक्शन क्या है, होमोजेनियस रिएक्शन। रिएक्शन, ठीक है, कोई भी। तो ये एग्जाम्पल हो गया। ऐसे हम लोग इसमें आते हैं, इसमें तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन मोर देन वन फेज, ठीक है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट
आर इन मोर देन वन वन फेज। ठीक है, मोर देन वन फेज, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस। जैसे कोई भी एग्जांपल है, जैसे हम लोग यहाँ जेड सॉलिड ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो दो फेज में हो गया ना। हाँ सर। ठीक, ऐसे और भी ले सकते हैं इसमें, इधर चैन का ऑक्साइड बनेगा, ये सॉलिड में बनेगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएगी गैस में। ठीक, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजेनियस। ऐसे हम लोग कैटालिसिस भी बोलते हैं, होमोजेनियस कैटालिसिस, हेट्रोजेनियस कैटालिसिस, कैटालिसिस में भी। ठीक है, तो मीन्स मतलब कि होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मीन्स यही है। ठीक, अब देखिए, ये वाला पोर्शन हम लोगों को हो गया, यानी कि होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। एक किस बेस पे था? ऑन द बेसिस ऑफ, बताइए। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पे है ना। नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। फिजिकल सॉरी। स्टेट। फिजिकल स्टेट के बेस पे हमने रिएक्शन को डिवाइड किया, जो क्या था? होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। ठीक है। ज्यादा छोटा हो गया, पढ़ने में आएगा आपको, मैं भेजूंगा ही। ज्यादा छोटा हो गया, मैं चाह रहा हूँ एक ही में आ जाता। बहुत ज्यादा ही छोटा कर देता है। ऐसे छोटा कर देते नहीं। हम्म, अब दूसरा यहाँ पे देखा जाए, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शन। कभी डायरेक्शन नहीं, छोटा छोटा पहले कर देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, ये हम लोग बेसिकली करते कहाँ पे? केमिकल काइनेटिक्स में। इंडिया। ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, बेसिस ऑफ स्पीड, स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो स्पीड के बेस में, यानी कि दो तरह का हो गया, वैसे तो और भी बांट सकते हैं। वेरी स्लो हो गया, मॉडरेट हो गया, फास्ट हो गया। तो यहाँ पे लेकिन उतना नहीं डिवाइड करेंगे, दो तरह से, दो ही काफी है। एक हमारे पास फास्ट रिएक्शन हो गया, नहीं, फास्ट केमिकल रिएक्शन हो गया। दूसरा कह लेंगे स्लो। ठीक है, इसको क्यों पढ़ना पड़ता है? क्योंकि हम लोग स्लो, जैसे ऑर्गेनिक पढ़ चुके हैं, तो वहाँ पे हम लोग जब स्लो रिएक्शन होता था, तो क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग होता था। फास्ट को रेट अनडिटरमाइनिंग बोलते थे ना। हाँ सर। तो वही चीज यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे, यानी कि फास्ट रिएक्शन का कौन सा होता है जनरली, मतलब आयनिक रिएक्शन क्या होता है इन जनरल, और इन आयनिक रिएक्शन क्या फास्ट रिएक्शन होता है इन जनरल। ऐसे लिखे इन जनरल नहीं, जनरली, जनरली आयनिक रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन ज्यादातर क्या होते हैं? फास्ट रिएक्शन। जैसे एग्जांपल कोई आयनिक रिएक्शन का, जैसे HCl, NaOH, ये दोनों मिलके स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलके क्या बना रहे हैं? NaCl, मतलब कि स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बन रहा है, और H2O गैस निकल जाएगी। ठीक है, और H2O निकल जाए। स्लो रिएक्शन, स्लो रिएक्शन बताइए। स्लो रिएक्शन में जनरली हमारे पास मॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा। जनरली मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन जो करता है जनरली मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलर रिएक्शन का कोई भी एग्जांपल, जैसे मान लीजिए बहुत फेमस है H2I2। अभी हम लोग अमोनिया भी बनाए थे, वो भी एक तरह से क्या है? मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, ये चाहिए। ठीक, तो ये स्लो फास्ट के यानी कि स्पीड के बेस पे हम लोग रिएक्शन को डिवाइड किए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग
ऑन द बेसिस ऑफ हीट के बेस पे। अब ऑन द बेसिस ऑफ हीट कहाँ आ जाएगा किस चैप्टर में? थर्मोडायनेमिक्स। डायनेमिक्स। हम्म हीट के बेस पे वहां पे हम लोग बार बार लिखते हैं, ये आप पढ़े हुए हैं थोड़े बहुत कहीं कहीं, यानी कि एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे बोलते हैं, और इंडोथर्मिक, इंडो इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे बोलते हैं? एक्सोथर्मिक जिससे रिएक्शन में क्या होता है, हीट रिलीज करता है। हीट होता है। हम्म हीट रिलीज होता है। होता है। और इंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट देते हैं। एब्जॉर्ब होता है। यानी कि एक्सोथर्मिक क्या कहता है, हीट इज इवॉल्व इन दिस रिएक्शन, मतलब इसमें क्या होगा, हीट इज इवॉल्व, और हीट निकलती है यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या होता है, हीट मतलब एब्जॉर्ब होता है, हीट एब्जॉर्ब, ठीक है। इसका बड़ा सा लिस्ट बनाएंगे, यहाँ पे नहीं, जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो चैप्टर के पहले कौन कौन सा रिएक्शन हमारे पास क्या है, एक्सोथर्मिक है, कौन कौन सा इंडोथर्मिक है, ठीक है। ये हम लोग लिस्ट बनाएंगे तो हमें काफी सुविधा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ ठीक पे है सर। बेसिकली इंडोथर्मिक कौन कौन सा है, कुछ थोड़ा सा यानी कि जनरल आइडिया यहाँ पे हम केवल क्लासिफाई कर रहे हैं, तो ठीक है। तो यानी कि हमें पढ़ लेना है केवल कौन कौन सा है। यानी कि हीट अबॉर्ब जैसे इवॉल्व होता है तो डेल्टा एच क्या माइनस लिखते हैं, ठीक है। और डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो हीट एब्जॉर्ब होता है, आप जानते हैं, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या है, कोई एग्जाम्पल, जैसे जितना भी हमारे पास क्या होगा, फॉर्मेशन ज्यादातर होता है, वो सब क्या होगा, हम्म एक्सोथर्मिक। हाँ। तो यानी कि फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन जो होता है, कुछ को छोड़ के, फॉर्मेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रिएक्शन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। बस ऐसे थोड़ा हम बड़ी सी लिस्ट लिस्ट का बताएंगे आगे चल के, ठीक है। तो यहाँ इंडोथर्मिक में जैसे आप फॉर्मेशन यानी कि डिसोसिएशन रिएक्शन, ब्रेक करना, डिसोसिएट करना, नहीं, वो क्या हो जाएगा, एक जो इंडोथर्मिक हो जाएगा, ठीक है। जैसे ठीक है। चाय बना रहे हैं तो इंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। ठीक है। उसके बाद निकाल के कप में रख दिए तो क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक हो रहा है। एक्सोथर्मिक। नहीं, उसके बाद वही हीट क्या होगा, थोड़ा यानी डाउन। कि इवॉल्व होगा ना। अब हाँ सर। देखिए यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन। अब भाई हम एडजस्ट नहीं कर सकते, इधर नीचे लिखेंगे, ठीक है। ठीक है ऑन सर। द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ठीक। तो यहाँ पे अभी इसको पढ़ाते हैं क्योंकि हमें इसी का काम है, ठीक है। दो ठीक काम है। है, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस, और इस चैप्टर में। डायरेक्शन। तो आगे नीचे आते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के बेस पे, मतलब आप देखिए इस डायरेक्शन के बेस पे हम लोग दो पढ़ते हैं बेसिकली, एक होता है रिवर्सेबल और एक इरिवर्सेबल रिएक्शन। तो पहले इरिवर्सेबल, पूरा चैप्टर में हमें रिवर्सेबल रिएक्शन ही पढ़ना है, तो पहले इरिवर्सेबल देखते हैं, इरिवर्सेबल रिएक्शन कौन सा, इरिवर्सेबल केमिकल रिएक्शन। और दूसरा क्या हो जाएगा, रिवर्सेबल, ठीक है। तो इरिवर्सेबल कौन होगा, मतलब कि बहुत जो सारे यहाँ पे हो जाएंगे, यानी कि केमिकल रिएक्शन विच प्रोडक्ट कैन नॉट बी कन्वर्ट बैक इनटू रिएक्टेंट, यानी कि एक बार प्रोडक्ट बन गए फिर से रिएक्टेंट में नहीं बनेगा, ठीक है। यानी कि, ठीक, तो केमिकल
chemical reaction in which product cannot be converted back into reactant। मतलब एक डायरेक्शन में होगा, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रिवर्सेबल बोल। जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, कौन कौन से हो जाएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। एजी NO3 NaCl से रिएक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, AgCl व्हाइट, AgCl व्हाइट पीपीटी फॉर्मेशन, यानी कि पीपीटी का फॉर्मेशन, ये व्हाइट पीपीटी बनता है। पीपीटी का फॉर्मेशन क्या कहलाएगा, रिवर्सेबल रिएक्शन। और बेसिकली रिवर्सेबल रिवर्सेबल रिएक्शन में हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे हम लोग एक एरो ऐसे लगा रहे हैं, ये कौन सा है, ये इरिवर्सेबल है। अगर यही हम लोग हाफ इधर लगा देते हैं, हाफ, तो इसे रिवर्सेबल बोलते हैं, ठीक है। हाँ सर। तो यहाँ पे पीपीटी का फॉर्मेशन क्या कहलाएगा, रिवर्सेबल रिएक्शन कहलाएगा, ठीक। उसके बाद भी एक आध हम और लिख लेते हैं, NaCl प्लस H2SO4, ठीक। तो ये भी क्या है, सोडियम बाइसल्फेट, ठीक, HCl, और जिंक है प्लस H2SO4, ठीक, ZnSO4 प्लस H2O गैस निकल रहे। यहाँ पे ऑक्सीजन इस रिएक्शन से बनाया जाता है। KClO3 को अगर हम लोग डिसोसिएट करते हैं, 2KCl प्लस ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन का प्रिपरेशन हुआ था, यही रिएक्शन है, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं ये पहला पॉइंट हम लोग लिख लिए इसके रिस्पेक्ट में। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे प्रोसेस ओनली वन डायरेक्शन होगा, नहीं, ओनली वन डायरेक्शन, प्रोसीड ओनली वन डायरेक्शन, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं होगा ये, ठीक है। तीसरा पॉइंट, जनरली पॉसिबल इन ओपन कंटेनर, कहीं पे भी पॉसिबल हो जाएगा, जनरली पॉसिबल इन ओपन कंटेनर, ठीक है, खुले में। चौथा पॉइंट, दीज नॉट अटेंड इक्विलिब्रियम, सबसे इम्पोर्टेंट है, दीज नॉट अटेंड, दीज डू नॉट लिख देते हैं, इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं करते, ठीक है। अच्छा, जनरली अगर देखा जाए, रिएक्टेंट आर कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट हो जाता है, रिएक्टेंट आर कंप्लीटली converted into प्रोडक्ट, ठीक है। छठा, जनरली थर्मल डिकम्पोजिशन इन ओपन वेसल, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन, और भी, चलिए छठा लिखें, थर्मल डिकम्पोजिशन इन ओपन वेसल, ठीक है। ये भी क्या कहलाएगा, एक तरह से हम लोग जैसे PCl5 है, गैसियस में इसको हीट दे रहे हैं, तो PCl3 गैसियस में होता है, और Cl2 गैस में टेक, ये भी एक तरह से इरिवर्सेबल रिएक्शन, ठीक है। तो इरिवर्सेबल, ऐसे हमें रिवर्सेबल रिएक्शन का कुछ पढ़ना है, फिर हमें इसी चैप्टर में इसी को पढ़ना ही रहेगा, ठीक।
तो रिवर्सेबल रिएक्शन में यानी कि ये दोनों डायरेक्शन में होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि केमिकल रिएक्शन इन प्रोडक्ट कैन बी कन्वर्ट बैक इनटू रिएक्शन। नहीं, केमिकल रिएक्शन इन विच कन्वर्ट प्रोडक्ट क्या होगा, कैन बी कन्वर्ट इनटू, मतलब जो प्रोडक्ट होगा बैक में भी आ सकता है। हम्म, react- वापस रिएक्टेंट में आ सकता है। इसमें एग्जांपल जैसे आप जानते हैं N2, अभी हम लोग लिख रहे थे 3H2, इधर भी जा सकता है इधर भी। तो ये रिवर्सेबल का क्या होता है, सिंबल होता है। सिंबल। इसमें लिखने का कोई नहीं। आप जानते हैं जैसे H2 + I2, कुछ याद भी रहना चाहिए, अभी इस चैप्टर में याद भी बार बार आएगा। ये भी हो गया, ठीक है। और भी लिख सकते हैं जैसे Fe हो गया और 4H2O हो गया, Fe3O4 + 4H2, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस फॉरवर्ड एज वेल एज, जैसे यहाँ पे लिखा है दूसरा वन डायरेक्शन में होता है, यहाँ पे हमारे पास बोथ डायरेक्शन में है, यानी कि प्रोसीड इन फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड, ऐसे लिख बैक, ठीक है। डायरेक्शन मतलब जिसको हम लोग फॉरवर्ड भी बोलते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन दोनों बोलेंगे। जैसे यहाँ पे ओपन कंटेनर में होता है तो ये क्लोज कंटेनर में हमेशा होगा, यानी कि ऑप्टेन मतलब रिवर्सेबल रिएक्शन इफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट इन गैसियस, मतलब इवॉल्व ना हो, मतलब कि कह सकते हैं ये ऑलवेज, अगर हमें रिवर्सिबिलिटी लाना है तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब शुड बी कैरिड आउट इन क्लोज बेसिल, मतलब कि ये हमारे साथ क्या होगा, क्लोज क्लोज। बेसिल। हाँ, अगर ओपन बेसिल है तो मान लीजिए कुछ चीजें हैं तो वेपर में निकल जाएंगी, नहीं, क्लोज हाँ सर। बेसिल्स। तो वो हमारे पास जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट को आप सॉलिड को हीट दे रहे हैं, ठीक है, और हाँ। ये कैल्शियम ऑक्साइड में और ओपन बेसिल में कर दिया तो ये सॉलिड बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। तो ये वापस थोड़ी आएगा, ये रिएक्शन नहीं आएगा, ठीक। तो यहाँ पे मतलब क्लोज बेसिल में होगा हमेशा, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, और चौथा यहाँ पे पॉइंट है, यदि यहाँ पे डू नॉट अटेन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या करेगा, अटेन करेगा। वो दीज अटेन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट, टोटली क्या होगा, कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। यहाँ पे रिएक्शन आर नेवर कंप्लीट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, सबसे पहले, ठीक है। रिएक्टेंट रिएक्टेंट्स आर नेवर completely converted into प्रोडक्ट, पूरा टोटली कभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। अब 6 देख लेते हैं। यहाँ पे जनरली क्या, थर्मो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या था, ओपन हाँ सर। बेसल में जब था तो क्या था, हाँ, इरिवर्सेबल था। अगर हम हाँ, लोग इसी को क्लोज बेसल में कर दे तो रिवर्सेबल हो जाएगा, रिन्यूएबल हो यानी कि जाएगा। नहीं, जनरली जनरली थर्मल डिकम्पोजिशन इन क्लोज बेसल
बेसिल क्या हो जाएगा? तो ये क्लोज बेसिल क्या हो जाएगा? क्लोज बेसिल है तो ये रिवर्सेबल हो जाएगा। सिविल हो जैसे यही जाएगा। PCl5 गैस में है तो हम लोग इस चैप्टर में लिखेंगे PCl3। ठीक है। अब ठीक। सारे गैस में है तो कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? होमोजीनियस होमोजेनियस। हो जाएगा। ठीक है। तो ये थोड़ा ठीक सा है। हम लोग टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़े। ठीक है। टाइप ठीक है ऑफ सर। रिएक्शन रिएक्शन। पढ़े। हाँ कि इतने तरह के टाइप ऑफ रिएक्शन है, तो मीन्स मतलब कि फिजिकल में अदर अदर चैप्टर में जैसे आप स्पीड के बेस में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है। और यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ हीट के एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। और दो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो एक पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर के लिए, रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल। तो यहाँ पे रिवर्सेबल का हमारे पास इरिवर्सेबल का जो सिंबल होगा एरो होता है, और रिवर्सेबल का क्या हो जाएगा? ऐसे हाफ एरो लगाते हैं, नहीं? कभी हाँ कभी सर। बैलेंस इक्वेशन होता है, जैसे ये किसका सिंबल है? जैसे। पहले वाला इरिवर्सेबल का। हाँ। नहीं, हाँ सर। इरिवर्सेबल ऐसे तो मतलब रिप्रेजेंट करेंगे रिवर्सेबल। सर। ठीक है, इस तरह से। और ये क्या होगा? रिवर्सेबल। सर। और जब बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं, बैलेंस बैलेंस इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, तो उसमें हम लोग ऐसे लगा देते हैं। ठीक है। तो ये सिंबल अलग अलग जगह पे यूज होता है। ठीक। ये बैलेंस इक्वेशन का, तो बैलेंस इक्वेशन क्या है? कोई बात नहीं है। इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम और बैलेंस में क्या डिफरेंस है? बैलेंस मतलब इक्वल हो गया और हम्म। रुका हुआ होगा। और जो हम लोग यहाँ पे रिवर्सेबल रिएक्शन पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम, वो डायनेमिक होगा, रुकता नहीं है, चलता रहता है, लेकिन दोनों डायरेक्शन में डायरेक्शन। इक्वल चलता रहता है। ठीक है। हम्म। हाँ। तो एक्टिव, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिव मास क्या होता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। ठीक है फिर सर। आगे चलते हैं इस चैप्टर में, फिर रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा देखें, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स आप पढ़े नहीं है तो यहाँ पे यूज आएगा। ठीक। ठीक है सर। ठीक। हाँ। फिर इक्विलिब्रियम में चलेंगे, फिर इक्विलिब्रियम चैप्टर एक तरह से। यहाँ पे कुछ पार्ट है एक्टिव मास। एक्टिव मास, एक्टिव मास क्या होता है? कि मतलब कि कह सकते हैं, द टर्म एक्टिव मास मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एक्सप्रेस इन मोल पर लीटर। ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? एक्टिव मास कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आएगा। द टर्म एक्टिव मास मास मीन्स द concentration concentration of the reactant and product, दोनों प्रोडक्ट एक्सप्रेस इन मोल पर लीटर। मोल पर लीटर में अगर हम लोग एक्सप्रेस कर देते हैं, यानी कि मोल पर लीटर को हम लोग पढ़ चुके हैं, उसे क्या बोलते हैं? मोलर तो कंसंट्रेशन को। ट्रांसलेशन। नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम इन सोल्यूशन, तो क्या था? मोलरिटी था, तो उसे हम लोग क्या है? मोलर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है। यानी कि एक्टिव मास, ये अलग लिखते, एक्टिव मास इज यूजली एक्सप्रेस इन क्लोजिंग सिंबल ऑफ द रिएक्टेंट। जैसे मतलब कि कह सकते हैं, यहाँ पे आगे चलते हैं, रिप्रेजेंट वो नहीं लिखते हैं। एक्टिव मास बेसिकली मीनिंग क्या हो गया? मोल और वॉल्यूम इन लीटर, ये एक्टिव मास है। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि सिंबल, अभी आगे लिख देते हैं सिंबल हम लोग। या तो सी लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम लोग नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम लिख सकते हैं, या हम लोग कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं इसे, नहीं? यानी कि इक्वल टू कंसंट्रेशन है। ठीक।
तो यहाँ पे अगर देखा जाए इसका यूनिट वगैरह भी जो भी हम लोग पढ़े हैं उसको यहाँ पे जैसे ग्राम्स हो गया, ग्राम्स यानी कि वेट में हम लोग रिप्रेजेंट किए थे। ठीक है, इसका मालिकुलर वेट हो गया, वेट अपान मालिकुलर मास। ठीक है, तो यहाँ पे इनटू वॉल्यूम में, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लीटर में हम लोग रिप्रेजेंट किए थे। ठीक, तो यहाँ पे वेट इंटू अगर मिलीलीटर में देखा जाए इंटू 1000 हम्म, अपान क्या लिखे थे, यानी कि मालिकुलर वेट इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर अब हो मिलीमीटर। जाएगा, क्योंकि 1000 से डिवाइड किए, ये ओके। हमारे पास मोलरिटी था। पूरा यही फार्मूला ही था कि नहीं, मोलरिटी का, इसी को हम लोग कहते हैं एक तरह से। तो यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, और भी इसमें यानी कि यहाँ पे इसे सिंबॉलिक यूज फॉर एक्टिव मास, इसमें सिंबल जो यूज किया जाता है हम लोग ऐसे लिखेंगे, ऐसे। ठीक है, ब्रैकेट लिखते हैं, या आप कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ब्रैकेट लिखना ज्यादा आसान रहा। जैसे वो हम लोग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे तो है। तो यहाँ ठीक है पे सर। दूसरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग अब एक्टिव मास, हम लोग तो एक्टिव मास सॉलिड या प्योर लिक्विड का क्या होता है, इज कांस्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि द एक्टिव मास ऑफ सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड, जैसे लिक्विड में लिक्विड वेपर हो गया तो उसका नहीं होगा। ठीक है, इज इज ए कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट जिसमें क्वांटिटी, कांस्टेंट क्वांटिटी होगा, जैसे मतलब कितना होगा, यूनिटी होता है, मतलब कि वन होता है। ठीक है, यूनिटी। तो एंड सॉल्वेंट कह सकते हैं, सॉल्वेंट अगर एक्सेस में है, एक्सेस इज कंसीडर एज वन, दो चीजों का। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हम लोग कह सकते हैं बिकॉज देयर इज नो चेंज, नो चेंज इन activity with change in quantity or volume of the base, activity with, इसीलिए इसमें वन माना जाता है, with the change in quantity or volume of base। ठीक है, तो मतलब मोल कंसंट्रेशन, और भी अगर रिप्रेजेंट के यहाँ पे अगर सॉलिड आता है, प्योर लिक्विड आता है, उसका वैल्यू हम लोग वन मानेंगे। ठीक है, सबसे जरूरी यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन को वेरियस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुछ हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, कितने तरीके से, बहुत तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी, मतलब बहुत जगह डिफरेंट डिफरेंट मिलता है मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन अभी हमने पढ़ा। ठीक है, वेट अपान मालिकुलर वेट। ठीक है, इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तब तो ये था, वॉल्यूम इन लीटर लेंगे तो हाँ, ऊपर 1000 हट जाएगा ना। हाँ, तो इसको हम लोग जो वेट अपान वॉल्यूम इन लीटर, ये वाले पोर्शन को, यानी कि वेट अपान वॉल्यूम क्या हो जाता है, डेंसिटी होता है। तो डेंसिटी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे डेंसिटी ग्राम पर लीटर होता है, जान ही रहे हैं। यहाँ पे डेंसिटी अपान मालिकुलर वेट हो हाँ, जाएगा या। ठीक है, यानी कि डी क्या है, डी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेंसिटी
और डेंसिटी बेसिकली क्या होता है, डेंसिटी इन यानी कि हम्म, ग्राम पर हाँ, लीटर। ठीक है, यही हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए तो हमारे पास डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस हो गया कि हाँ, नहीं फार्मूला, हाँ, यानी कि डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक, तो यहाँ अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं आगे, डेंसिटी ऑफ एज ए डेंसिटी ऑफ प्योर सॉलिड और लिक्विड। ठीक है, एज हम्म, डेंसिटी ऑफ प्योर सॉलिड एंड लिक्विड इज कांस्टेंट एंड मॉलिक्यूलर मास इज क्या हो जाएगा, ऑलवेज कांस्टेंट। सही बात है कि नहीं, जब अच्छा, डेंसिटी कांस्टेंट हो गया तो मॉलिक्यूलर मास भी क्या हो जाएगा, तो कांस्टेंट हो जाएगा। constant, बट दिस इज नॉट applicable able to the substance in aqueous solution। ठीक है, aqueous solution नहीं है, मतलब इसमें कहने वाली बात नहीं है हम लोग, क्योंकि प्योर लिक्विड की बात कर रहे थे, या गैसियस में ही होगा, लेकिन यहाँ पे गैसियस और मतलब कि एक्वस में इक्वल नहीं होगा, बिकॉज देयर अमाउंट क्या होता है, अमाउंट इन ए गिवन वॉल्यूम कैन वेरी, गिवन वॉल्यूम हम्म, कैन वेरी, मतलब कब कांस्टेंट होगा, जब हमारे पास क्या हो। हम्म, तो कांस्टेंट होता है, हाँ भाई, जब सॉलिड और प्योर लिक्विड हो हम्म, तभी कांस्टेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा, होगा, मतलब ऊपर भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर नेम ऑफ एक्टिव मास कैन, मतलब इतने तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि एक्टिव मास हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यूज किया जाता है। जैसे फर्स्ट यहाँ पे लिख दिए, लिस्ट बहुत बड़ी है, जैसे मोल पर लीटर तो है ही है, ये तो हमने पढ़ा। दूसरा यहाँ पे कह सकते हैं ग्राम मोल हम्म, पर लीटर, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तीसरा ग्राम मॉलिक्यूल पर लीटर, मॉलिक्यूल पर लीटर। ठीक है, एक ही बात है सब। चौथा अभी हमने मोलरिटी को भी बोला, मोलरिटी भी यही बात है, मोलरिटी भी एक। पांचवा कंसंट्रेशन तो है ही है, बस याद दिलाने के लिए ये लिख रहे हैं और कोई जरूरत नहीं हमें। छठा इफेक्टिव कंसंट्रेशन भी बोलते हैं कोई, इफेक्टिव तो कंसंट्रेट, कंसंट्रेशन हो जाता है। और सातवां एक्टिव क्वांटिटी भी होता है, जो अभी हम लोग एक्टिव की बात किए थे, एक्टिव क्वांटिटी, ये सब क्या है, एक्टिव मास ही है। उसके बाद आठवां नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम को कंसंट्रेशन बोलते हैं। ठीक, और नौवां यहाँ पे कह सकते हैं सी को कंसंट्रेशन लिखते हैं यहाँ, या हम रिप्रेजेंट की बात आ रहे हैं, एम मोलरिटी तो है ही है, या आप एम आर भी लिखते हैं। ठीक है, 11वां जो हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, ऐसे ब्रैकेट में हो जाता है कि नहीं, तो ये सब क्या है, एक्टिव मास है। ठीक, तो एक्टिव मास मतलब कि यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन 24
24 ने लिखे कटेगा नहीं। 25.4 ग्राम of iodine is present in 2 liter of solution। ठीक है, हम्म, तो यहाँ पे कह सकते हैं, हाँ इसको क्वेश्चन में रख के एग्जाम्पल ही कर लेते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन तो यहाँ पे आयोडीन को अगर हम लोग रिप्रेजेंट किया जाए I2 कंसंट्रेशन, तो नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, तो वेट दिया है 25 अपॉन, तो वॉल्यूम यानी कि क्योंकि मॉलिक्यूलर मास किसका 254 हो जाएगा, इंटू 2 लीटर में दिया है 2 हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.505 okay, मोल पर लीटर आ गया कि नहीं। ठीक, ऐसे मान लीजिए हम लोग किसी दूसरे का भी, एक तो एक हो गया, दूसरे का भी किसी का भी निकाल सकते हैं आप। जैसे 8.5 ग्राम अमोनिया ले लिए, अमोनिया इज प्रेजेंट इन ए वेसल ऑफ, वेसल कितना है 0.5 लीटर कैपेसिटी, तब इसमें मतलब एक्टिव मास कितना हो जाएगा देन, निकाल सकते हैं एक्टिव मास वैसे ही फार्मूला से। तो NH3 को अगर हम लोग अमोनिया बोल रहा है, ठीक है, तो वेट हो गया 8 पॉइंट, NH3 का मालिकुलर मास 17 हो गया, 0.5, तो ये कितना हो गया 1 मोल पर लीटर आ गया कट के। ठीक है, तो कहीं पे भी ऐसा रहेगा तो आप निकाल सकते हैं। तीसरा एक और है कि एक्टिव मास, मास आप कार्बन सॉलिड का पूछ ले रहा, कार्बन सॉलिड, आर मतलब सल्फर सॉलिड, ठीक है, आर जिंक सॉलिड हो गया, या कैल्शियम सॉलिड हो गया किसी का। ठीक है, तो क्या हम्म, होगा इज इक्वल टू, अब हम लगाएंगे नहीं तो इक्वल टू कितना हो गया 1 हम्म, के हो जाएगा, हम्म, क्योंकि सॉलिड है ना तो उसका एक्टिव मास 1 होता है। हाँ, ठीक, तो नेक्स्ट एक्टिव मास से रिलेटेड आ गया, इसका हम लोग आगे यूज करेंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम में। ठीक, तो हम्म, आगे चलते हैं हम लोग, ला ऑफ एक्टिव मास भी पढ़ेंगे आगे। ठीक, उससे पहले हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़े हैं अभी। ठीक है, रेट ऑफ ये, रिएक्शन, अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर देखा जाए, ये डिपेंड करता है, मतलब कि जैसे मान लीजिए रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है, इसका रेट कितना होगा, तो आप कह सकते हैं कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम को ही हम लोग क्या बोलेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। ठीक, तो हमें बेसिकली किस पे पढ़ना है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन पर यूनिट पर टाइम, तो कह सकते हैं द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट पर मोल इन यूनिट टाइम, पर मोल इन यूनिट टाइम इज टेकन, इज नोन एज, लिख देते हैं नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ, ठीक, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, ठीक है, अब यहाँ पे जब हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे, इसके बारे में ढेर सारा पढ़ेंगे, वहाँ
एक क्वेश्चन फिक्स है इस पे। ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? आप देखें यहाँ पे, जब हम लोगों के पास रिएक्टेंट की बात करेंगे, जैसे मान लीजिए रिएक्टेंट 100 अभी रहा हो, ठीक है, और ये मतलब T0 टाइम, इनिशियल टाइम ये 0 रहेगा, और कुछ टाइम में मान लीजिए 60 रहेगा तो ये 40 हो जाएगा। नहीं, चेंज हो रहा है, यानी कि हमारे पास क्या, रिएक्टेंट लगातार कम हो रहा है पर यूनिट टाइम, और प्रोडक्ट क्या रहा है, बढ़ रहा होगा। तो यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा, और अपान क्या हो जाएगा, टाइम के। ठीक है। और ये क्योंकि कंसंट्रेशन ये लगातार कम हो रहा है, तो हम लोग माइनस लगा देते हैं। माइनस ये बताता है कंसंट्रेशन लगातार कम हो रहा है, किसका, मतलब रिएक्टेंट का। और प्रोडक्ट में हम लोग माइनस नहीं लगाएंगे, उसमें प्लस लगाएंगे, और कि लगातार उसका बढ़ रहा है। तो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इसको, यानी कि डेल्टा, मतलब आर का कंसंट्रेशन कह सकते हैं, रिएक्टेंट का डेल्टा आर, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ऐसे कंसंट्रेशन क्योंकि हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं, अपान क्या हो जाएगा, dt, यानी कि डेल्टा टी। ये हमारे पास माइनस हो गया, ये रिएक्टेंट का हो गया। ठीक है। इसी को हम लोग अगर इंस्टेंटेनियस रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि डी आर का कंसंट्रेशन अपान dt का कंसंट्रेशन। इंस्टेंटेनियस मतलब हर क्षण में, हर तात्क्षणिक बोला जाता है हिंदी में। ठीक है। तो ये अगले मतलब चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में। यहाँ पे केवल निगेटिव साइन ए इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्टेंट का क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है। मतलब यहाँ पे लिख रहे हैं हियर निगेटिव साइन इंडिकेट दैट concentration of reactant decreases with time। ठीक है। टाइम क्या चेंज होने से कंसंट्रेशन लगातार क्या हो रहा है, कम हो रहा है। रेट ऑफ रिएक्टेंट हमने पढ़ लिया। ऐसे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन की जगह पर रेट ऑफ प्रोडक्ट का अगर हमने लिखना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या कहलाएगा। ठीक, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं रहती है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का लिखना है, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। और अपान क्या हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, और यहाँ प्लस लगा देंगे क्योंकि लगातार बढ़ रहा। नहीं, तो यहाँ पे प्लस और डी, या हम लोग चेंज लिख दे रहे हैं, dp अपान डेल्टा टी, चेंज हो गया। या इंस्टेंटेनियस चेंज में क्या, या हम लोग dp का कंसंट्रेशन अपान dt का। ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ प्लस साइन क्या बता रहा है कि कंसंट्रेशन लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे कंसंट्रेशन चेंज में भी पॉजिटिव निगेटिव, बट द रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होता है। ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे जैसे पॉजिटिव ही होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं नोट। जैसे निगेटिव पॉजिटिव में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। द कंसंट्रेशन चेंज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा इज ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इंपॉर्टेंट है। जैसे जो पॉजिटिव निगेटिव हम लोग लगा रहे हैं, वो तो केवल साइन बता रहा है इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे यूनिट भी आता है, उसी चैप्टर में पढ़ना ज्यादा है, लेकिन यूनिट वहाँ यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन।
यहाँ थोड़ा सा जरूरत लगेगा, पढ़ाए होते तो नहीं लिखते हैं यहाँ पे। तो यूनिट क्या हो जाएगा, अब यूनिट यहाँ पे देखिए इजिली निकाल सकते हैं, क्यों, कंसंट्रेशन मीन्स अभी हमने पढ़ा था क्या, मोल पर लीटर। घंटा। मोल पर लीटर बहुत सारे हमने पढ़े, ठीक है। और यहाँ पे टाइम सेकंड हो जाएगा, तो यूनिट क्या हो गया, मोल और लीटर और सेकंड हो जाएगा। तो इसको अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोल, लीटर इनवर्स हो जाएगा और सेकंड इनवर्स, ठीक है। किसी का रिप्रेजेंट करना है तो इजिली हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल में, जैसे कोई ले लेते हैं, ये रिप्रेजेंट करने आना चाहिए, इस पे भी क्वेश्चन आता है एक, लेकिन इसमें नहीं, केमिकल काइनेटिक्स में। जैसे 2A ले लिए और ये 3B बन रहा, ठीक है। तो ये हमारे पास C और 4D बन जाए, प्रोडक्ट बन रहा। तो इसे रेट ऑफ, मतलब रिएक्शन में हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग पहले बताते हैं, फिर एक में ऐड करके बताएंगे। रेट ऑफ डिसअपियरेंस, या तो हम लोग डिसअपियरेंस बोल सकते हैं। अपियरेंस मतलब कि धीरे धीरे कम हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, किसका, जैसे ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ये लिखना है, तो हमारे पास क्या, डी ए का कंसंट्रेशन अपान क्या हो जाएगा, डी टी का कंसंट्रेशन, ठीक है। ये समझ रहे हैं ना। हाँ सर। हाँ, तो ए मीन्स हो जाएगा, अब इसमें रेट ऑफ अपीयरेंस, यानी कि डिसअपियरेंस बी का हो जाएगा, डिसअपियरेंस ए से अपीयरेंस ऑफ बी का, ठीक। तो ए भी हम लोग डी बी अपान क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं। ऐसे रेट ऑफ अपीयरेंस लिखना, रेट ऑफ अपीयरेंस प्रोडक्ट का हो जाएगा, क्योंकि वो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, अपीयरेंस ऑफ सी, तो वहां पे प्लस लगाएंगे, डी सी का कंसंट्रेशन अपॉन डी टी का कंसंट्रेशन। ऐसे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी कहेंगे, तो वहां पे भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, डी डी का कंसंट्रेशन अपॉन डी टी का। तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, अगर ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, तो हम लोग या तो डिसअपियरेंस लिखा जाए, तो इसे हम लोग आर ओ आर, रेट ऑफ रिएक्शन शार्ट में लिखते हैं ज्यादातर लोग, तो रेट ऑफ रिएक्शन। तो जैसे हम लोग वहां पे लिखे थे, तो हाफ, अब हाफ क्यों लिखे, ये स्टेशियोमेट्री, इस रिएक्शन के लिए अब लिखना है, ठीक है। ठीक है सर। तो स्टेशियोमेट्री तो कमी हो जाएगा, 1 मोल के लिए होता है, तो डी ए का कंसंट्रेशन डी टी माइनस 1 3 डी बी का कंसंट्रेशन और डी टी, ठीक है। और यहाँ पे प्लस हो जाएगा डी सी का कंसंट्रेशन अपॉन डी टी, ठीक है, इक्वल टू प्लस 1/4 डी डी का कंसंट्रेशन अपॉन डी टी हो जाएगा। तो ए में रिप्रेजेंटेशन हो गया, इस पे क्वेश्चन भी लग जाता है, ठीक है। रिप्रेजेंट भी करने आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन हम लोग कर लिया जाए थोड़ा सा छोटा सा, तो ये थोड़ा सा केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वहाँ पे फिर पढ़ाना ही पड़ता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे फॉर द रिएक्शन, मतलब दे रहे 2SO2, ज्यादातर रिएक्शन देते नहीं हो, ठीक है, 2SO3 ये बन रहा है, इसमें बोल रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज, रेट ऑफ रिएक्शन 2.5 इंटू 10⁻⁴ मोल, ठीक है, लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। देन देन फाइंड आउट द rate of disappearance,
डिसअपियरेंस ऑफ SO2। तो SO2 का रेट ऑफ डिसअपियरेंस या O2 का भी पूछ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे केवल रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 पूछ रहे हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, सिंपल है। जैसे हम लोग ऊपर अभी लिखे उसी तरह से पूरा ROR लिख ले, रेट ऑफ रिएक्शन। तो पहले में क्या हो जाएगा, स्टेसो माइनस हाफ SO2 का कंसंट्रेशन यानी कि DS कंसंट्रेशन है SO2 DT हो गया, इक्वल टू, यहाँ पे अगर लिखना है तो O2 का भी लिख सकते हैं, लेकिन O2 हमें पूछ नहीं रहा तो नहीं लिखते तब भी चलता है। ठीक है ये, और इक्वल टू पहले आप ऐसे कर लिया करिए। ठीक है, DSO3 अपान क्या हो जाएगा, DT क्या हो जाएगा, इतना हो गया। अब यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन दिया है, तो रेट ऑफ रिएक्शन ROR कितना दिया है, यानी कि 2.5 इंटू 10⁻⁴ दिया। अब इक्वल टू, अगर हमें निकालना है क्या, SO2 का निकालना है ना, तो आंसर क्या हो गया, हाफ यानी कि 5 है। इंटू 10⁻⁴। हाँ, अब देखिए यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ये वाला हम उतार देंगे ना, इतनी हमें जरूरत है। ठीक है, तो ये वैल्यू हम उतार दिए, तो यहाँ पे माइनस तो केवल ये बताता है कि ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो हाफ लिखा थे, और डी ये SO2, और क्या हो जाता है, DT। तो ए मीन्स मतलब हमारे पास कितना होगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2 क्या हो जाएगा, यानी कि ए मल्टीप्लाई हो जाएगा आगे, यानी कि 5 इंटू 10⁻⁴ आ जाएगा, इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ए में इस मतलब कि यहाँ रेट हम लोग पढ़ लिए। ठीक, अब दूसरा पढ़ते हैं हम लोग, फैक्टर अफेक्टिंग रेट, तो उसी चैप्टर में रहता है लेकिन थोड़ा सा छोटा सा है, तो इसमें देख लेते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग रेट, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है, तो आप स्टेट तो करता है ये पहला, स्टेट। अगर देखा जाए स्टेट में सबसे ज्यादा क्या होगा, गैसियस का सबसे ज्यादा रेट होगा, उसके बाद लिक्विड का, उसके बाद सॉलिड का। ठीक है, दूसरा टेम्परेचर, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तीसरा कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन देखा जाए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ROR। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट यानी कि पॉजिटिव कैटलिस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ROR। हम लोग डिटेल में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, टेम्परेचर में यहाँ पे आगे हम लोग पढ़ेंगे, अगर वो 10 डिग्री इंक्रीज हो जाता है तो रेट बढ़ जाता है 2 or 3 टाइम। ठीक है, जिसे हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट्स में पढ़ेंगे। तो ये नेक्स्ट चैप्टर का काम है, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, एक तरह से केमिकल इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, अब यहाँ पे देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम अगर देखा जाए तो कहीं पे अगर पहले ग्राफ बना रहता है आपको, जैसे मान लीजिए कोई भी ये रिएक्टेंट है, ठीक है, और ये प्रोडक्ट है। अब मान लीजिए ये इनिशियल टाइम में 100 था या 1 था, यानी कि T0 टाइम में ये 100 था, यानी कि रिएक्टेंट या राय मटेरियल 100 रहेगा, तो ये 0 रहेगा। अब मान लीजिए T1 टाइम में, हाँ, ये क्या हो जा रहा है, 61 बच रहा, तो ये जितना मतलब यहाँ पे 60 बचा, तो इधर क्या होगा, 40 हो गया, नहीं वही अमाउंट इधर बनेगा रॉ मटेरियल से। अब मान लीजिए T3 टाइम में, T2 टाइम में ये 50 रह गया, ये 50 हो गया। ठीक, तो ये 50-50 अब क्या होगा इस टाइम में, अब जैसे क्या होगा, ये रिएक्टेंट है, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे,
फॉरवर्ड रिएक्शन, और यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और उतना ही हमारे पास, क्योंकि अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा। ये वाला रिएक्टेंट किसके लिए, इसके लिए प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ये रेट ऑफ बैकवर्ड हो जाएगा। यानी कि क्यों, क्योंकि मतलब जितना हमारे पास 50 इधर बन रहा है, मान लीजिए 10 इसमें चेंज हो रहा है, 10 इंक्रीज हो रहा है, तो ये 10 डिक्रीज भी हो जा रहा है। ये रहा समझ रहे हैं, तो दोनों साइड में सेम बनता रहता है। है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या अचीव हो जाता है, इक्विलिब्रियम अचीव होता है। इसका साइन होता है। क्या लगा देते हैं हम लोग, हाफ हाफ लगा देते हैं, कि हाफ इधर बन रहा है, हाफ इधर। ये ठीक है। बन रहा है। और हाँ, इस मतलब इक्विलिब्रियम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। मीडियम बोलते हैं। तो इसमें जैसे ग्राफ हम लोग खींचा जाए थोड़ा सा, मान लीजिए ग्राफ खींच लिए कंसंट्रेशन और टाइम में, कंसंट्रेशन टाइम में। तो मान लीजिए एक पर्टिकुलर टाइम में जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन था वो क्या था, मैक्सिमम था। अब ये लगातार क्या हो रहा है, कम होता जाएगा, कम होता हम्म, जाएगा। ठीक है, कम होता जाएगा। तो एक ऐसा टाइम होएगा कि ये ऐसे इक्वल हो जाएगा, यानी कि अब ये हमारे पास क्या है, इक्वल अमाउंट। रिएक्टेंट का, ये रिएक्टेंट का हमारे पास क्या है, इक्वल। कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट जो बन रहा। अब इधर मीन्स अभी प्रोडक्ट वाला जीरो है, तो ये क्या होगा, लगातार ऐसे ऐसे पॉइंट पे आएगा जहां पे क्या होगा, अब ये दोनों पैरेलल चलने लगेंगे, नहीं। और इनफाइनाइट टाइम तक चलते हैं, अगर क्लोज भी चल रहेगा, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। यानी कि ये वाली पॉइंट जो है, ये वाली पॉइंट, यहाँ से क्या हो गया, ये रिएक्शन, यानी कि ये इधर वाला तो हमारे पास जो नीला वाला ये प्रोडक्ट था, पहले प्रोडक्ट टी जीरो टाइम में यहाँ पे जीरो था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये 100 मैक्सिमम था रिएक्टेंट। अभी जितना कम होगा उतना ये बढ़ रहा है, तो प्रोडक्ट बढ़ रहा है और रिएक्टेंट कम हो रहा है, तो एक पॉइंट पे क्या हो गया, इक्वल, इक्वल हो गया। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इक्वल, केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पॉइंट, नहीं, इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट बोल। अब ये मीन्स मतलब कि इनफाइनाइट टाइम तक कैसे चलता रहेगा, जब तक हम लोग डिस्टर्ब नहीं करते, यही क्या है हमारे पास, इक्विलिब्रियम है। ठीक है, यानी कि, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम को समझने के लिए हमें फिर आना पड़ेगा पीछे, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन ही यहाँ पे इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग करेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं, करेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होता है पहले, उसके बाद करेक्टरिस्टिक आपके बुक में लिखा है, फिर हम लोग आते हैं इसको एक्सप्लेन कौन सा मतलब ला रूल करता है। ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या क्या हो सकता है, एट इक्विलिब्रियम स्टेट। अब देखिए एट इक्विलिब्रियम स्टेट है, तो एट इक्विलिब्रियम स्टेट में रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, ये एक्सप्लेन करेंगे अभी हम लोग, वहां पे गोल्डबर्ग एंड बागे लॉ ऑफ एक्टिव मास। ठीक है, अब पहला यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रिएक्शन दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक, यानी कि ये इक्वल होने के लिए, यानी कि एट दिस स्टेट इक्विलिब्रियम क्या होगा, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड प्रोसीड विथ सेम स्पीड। सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस मतलब स्टेज में क्या होगा, एट दिस स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड स्पीड क्या होगा, रिएक्शन प्रोसीड विथ
सेम स्पीड। ठीक है। दूसरा हम लोग आ जाते हैं, एट द स्टेज ऑफ रिवर्सेबल रिएक्शन एट विच कंसंट्रेशन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज होगा। बहुत मतलब जरूरी है यहाँ पे, चेंज नहीं होगा इक्विलिब्रियम स्टेट में, मतलब ये बहुत जरूरी है। द स्टेज ऑफ द रिवर्सेबल सेबल रिएक्शन at which stage concentration of the reactant and product do not change with time। मतलब विथ टाइम यहाँ पे कंसंट्रेशन नहीं चेंज होना चाहिए, इज कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट बोलेंगे। स्टेट। ठीक। और इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है, डायनेमिक नेचर होता है। डायनेमिक मीन्स क्या है, बहुत ज्यादा वर्ड आता है, मतलब चलता फिरता। इक्विलिब्रियम स्टेट इज डायनेमिक इन नेचर, डायनेमिक नेचर का होना चाहिए। ठीक है। और सबसे जरूरी क्या होगा, बताइए। यहाँ डायनेमिक पे नेचर। यानी कि इक्विलिब्रियम अचीव ओनली कहाँ पे होगा, क्लोज बेसल में। यानी कि रिएक्शन, और भी यहाँ पे दूसरा है, एक डायनेमिक मीन्स क्या हो गया, द रिएक्शन डज नॉट स्टॉप बट बोथ साइड, both the both the opposite both the opposite side opposite reaction are going continuous, कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है। और क्या होगा, सेम विथ सेम स्पीड। सबसे जरूरी है, मतलब कंटिन्यूअस चलता रहेगा, लेकिन क्या कंडीशन है, सेम स्पीड से। तो ये मतलब इक्विलिब्रियम है। आपके बुक में करेक्टरिस्टिक दिया है, करेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम लगभग यही चीज रहता है, मतलब क्लोज बेसल में होना चाहिए वगैरह। ठीक है। और यहाँ पे होमोजेनियस हेट्रोजेनियस का भी आ जाएगा। ठीक है। तो लिखना हो तो लिख देते हैं यहाँ पे करेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम। करेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा, यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, डायनेमिक इन नेचर है। ठीक है। तो पहला यही है, और डायनेमिक मीन्स हमने बता दिया अभी, यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, इज डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक मीन्स मतलब इक्वल स्पीड से दोनों डायरेक्शन में क्या होगा, चलता रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम अचीव कहाँ पे होगा, ओनली क्लोज वेसल में। ये भी एक करेक्टरिस्टिक रहना चाहिए। अब यहाँ पे रिवर्सेबल केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में भी अटेन लेसर टाइम बाय द यूज ऑफ पॉजिटिव कैटालिसिस अगर डालते हैं तो ये, यानी कि कैटालिसिस क्या करता है, कैटालिस्ट
increase rate but do not disturb equilibrium। इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता, यानी कि वो टाइम को कम कर देता है। ठीक है, बस मतलब जैसे पहले चल रहे थे, मान लो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, अब चलने लगे होंगे 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, बस। ठीक है, ठीक है सर। यानी कि यहाँ पे हम लोग होमोजीनियस में, अब होमोजीनियस होमोजीनियस जो होगा इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या होगा हमने अभी बताया था, मतलब ऑल फेज क्या होगा, स्वयं। इन सेम स्टेट। ठीक है, और बेसिकली गैसियस रहता है। ठीक है, ज्यादातर। और हेट्रोजीनियस में, जीनियस इक्विलिब्रियम में ऊपर हम ले पढ़ चुके हैं। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में क्या होगा, मतलब इसमें कोई भी फेज क्या होगा, मतलब सेम डिफरेंट है। होगा। टू आर मोर फेज क्या होगा, मतलब डिफरेंट होगा। रिएक्टेंट या प्रोडक्ट मतलब क्या होगा, इक्विलिब्रियम अलग में अलग अलग अलग। डिफरेंट फेज, यानी कि डिफरेंट फेज। ठीक है, तो ये मीन्स मतलब कि कुछ यहाँ पे इसके वो है, यानी कि कह सकते हैं रिवर्सेबल रिएक्शन फॉरवर्ड इज एक्सोथर्मिक है, तो बैकवर्ड क्या हो जाए, एक्सो, मतलब कि ये लिख देते हैं। अगर हमारे पास ये लेवोजियर ने बताया था, जैसे मान लीजिए फादर ऑफ केमिस्ट्री प्रोडक्ट, तो उन्होंने बोला अगर हमारे पास डेल्टा एच यानी कि रिएक्टेंट एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये भी थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा भैया, मतलब इधर प्रोडक्ट वाला इंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा, इंडो हम प्रोसेस को। इंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा इस। ठीक है, चलिए अब इसमें आते हैं हम लोग कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, क्योंकि उसी के बेस पे हमें यहाँ पे पढ़ना है सब कुछ, लॉ ऑफ मास एक्शन के बेस पे। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन, यानी कि लॉ ऑफ मास, ये चैप्टर देखिए इतना बड़ा खींचने का नहीं है, लेकिन आप पहले चैप्टर पढ़ रहे हैं इसलिए इसमें फिक्स क्वेश्चन रहता है। ठीक, लेकिन आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो मतलब कि डिटेल में हम बता रहे हैं। ठीक है, इसमें फिक्स ठीक है रहता सर। है कि यहाँ से क्वेश्चन आता है, वही सिखाना रहता है। हाँ। लॉ ऑफ मास एक्शन और लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, जी। यानी कि लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं इसे, लॉ ऑफ मास एक्शन बोलिए या लॉ ऑफ केमिकल, यानी कि केमिकल केमिकल इक्विलिब्रियम किस लॉ पे बेस्ड है, लॉ ऑफ मास एक्शन। सेक्शन। ये भी पूछा गया है। ठीक, तो बेसिकली लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है। ठीक है, तो इससे बात करते हैं पहले, यानी कि तो इसमें लॉ लॉ ऑफ मास एक्शन गिवन बाय, अच्छा सा नाम है इसलिए लिख दे रहे हैं, जानते हैं। नहीं, हम्म, बिल्कुल भी नहीं। गुलबर्ग एंड वागे, ये, अपने यहाँ भी ऐसा नाम रहता है, वागे, गुलबर्ग। ठीक है, तो ठीक है सर। यहाँ पे गुलबर्ग एंड वागे ने लॉ ऑफ मास एक्शन दिए था, फेमस नाम है। ठीक है,
तो इस मतलब कि अगर देखा जाए इनका ला बेसिकली क्या था वो पहले पढ़ते हैं, फिर अकॉर्डिंग टू हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ेंगे, अप्लाई जी। करेंगे। इनका ओरिजिनल स्टेटमेंट ये था, तो ये अकॉर्डिंग टू देम मतलब गुलबर्ग एंड बागे एट ये गिवन टेम्परेचर, यानी कि कह रहे हैं मतलब कि टेम्परेचर भैया कांस्टेंट रखना, हाँ। नहीं यानी कि रूम टेम्परेचर हो गया। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज proportional proportional to product of active mass of reactant at the instant range। देखिए ये स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं, बस यहाँ पर लिख दे रहे हैं टू द पावर। अभी हमें याद हो जाएगा ये, लेकिन डिफरेंट रूप में, ठीक है, लिखना हमें नहीं है, कहीं पे क्वेश्चन लगाना। विच आर न्यूमेरिकली इक्वल टू द नंबर नंबर ऑफ their respective molecule in the stoichiometric equation। स्टोइशियोमेट्रिक जो नंबर दिया रहता है उसी को बोलते हैं स्टोइशियोमेट्रिक इक्वेशन, डिस्क्राइबिंग बाय रिएक्शन। अब इसमें देखिए इस लॉ के अनुसार क्या है, मतलब कि एक टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें अकॉर्डिंग टू मास ऑफ एक्शन मतलब रूल के अकॉर्डिंग जो भी कोई हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसके जो स्टेशोमेट्री होता है उसके भी पावर हम लोग चढ़ाते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ, अब यहीं से हमें कह सकते हैं जानने का थोड़ा सा एक्शन। तो रेट रेट ऑफ फॉरवर्ड वर्ड, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। जैसे मान लिया कोई हम लोग इक्वेशन ले लेते हैं तो बेटर रहेगा ये, ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन तब बताने में, यानी कि इनका कहने का मतलब जो हमारे पास अ, ये रेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो स्टोइचियोमेट्री रहता है वो पावर पे अटैच हो जाता है, ठीक है। यानी कि जैसे हम सिंपल पहले लेके चलते हैं ए प्लस बी, ठीक है, और ए बन रहा सी प्लस डी, यहाँ कोई स्टेशियोमेट्री नहीं है, यानी कि स्टेशियोमेट्री देखा जाए तो वन है। अगर हम लॉ ऑफ एक्टिव मास के रिप्रेजेंट में देखा जाए तो यहाँ पे ये गुलबर्ग एंड बागे बोले एक्टिव मास के उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, तो एक्टिव मास में हम लोग ए का एक्टिव मास बी का एक्टिव मास ऐसे लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं। तो अभी हम लोग पढ़े थे एक्टिव मास में, तो यहाँ पे पहले रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये बोल रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ऑफ द ए एक्टिव मास ऑफ द बी, क्योंकि ये हमारे पास रिएक्टेंट कहला रहा है, ठीक है। जब फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है मतलब कि इधर रिएक्शन जा रहा है इधर, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड बोलेंगे, ठीक है।
अब जब आप देखिए ये मतलब जो फॉरवर्ड वाला आया तो ये पूरा वाला रेट ऑफ फॉरवर्ड, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग किससे, आर एफ से। ठीक है, आर एफ से रिप्रेजेंट करेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो भी रहेगा। अब जब रेट ऑफ बैकवर्ड की बात करेंगे, रेट ऑफ बैकवर्ड, तो अभी इन्होंने बोला, देखिए उस स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं, याद नहीं रखना है, बस हमने लिख दिया। ठीक है, बैकवर्ड यहाँ से याद हो जाए। बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें, अब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन तब किसके कंसंट्रेशन पे होगा, बताइए। तब तब भी हमारे पास क्या है कि रेट हमारे पास किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे। तो अब जब हम लोग बैकवर्ड आएंगे, इधर आएगा रिएक्शन, ठीक है, तो रेट ऑफ बैकवर्ड बोलेंगे तब ये क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट कहलाएगा। अभी तो इसमें फॉरवर्ड में ए रिएक्टेंट कहला रहा था, अब ये रिएक्टेंट कहलाएगा, समझ रहे हैं? जब ए प्रोडक्ट कहलाएगा उसके रिस्पेक्ट में सेकंड के, जब बैकवर्ड रिएक्शन होगा तो ये प्रोडक्ट कहलाएगा, ये रिएक्टेंट कहलाएगा कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, सी कंसंट्रेशन के और डी कंसंट्रेशन के। ठीक है, कंसंट्रेशन डी। तो यही इनका लॉ था, मतलब अब जब इक्विलिब्रियम अटेंड होता है तब रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड हो जाता है। मैं समझ रहे हैं? तो यहाँ पे एक और हम लोग स्टेप लिख लेते हैं साथ साथ, फिर दोबारा न लिखना पड़े। जैसे हम लोग जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कोई भी कांस्टेंट लगाते हैं, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू, मान लीजिए के1 लगा दिए कांस्टेंट, यानी कि ये प्रोपोर्शनलिटी क्या है, के1 कांस्टेंट है, या रेट ऑफ फॉरवर्ड कांस्टेंट भी बोल सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या इक्वेशन आ गया, ए और बी आ गया कि नहीं, यानी कि ये हमारे पास एक क्वेश्चन हो गया ये। ठीक, कुल मिला के अब इसके रिस्पेक्ट में हम लोग रेट ऑफ बैकवर्ड इस पे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल टू के2 मान लीजिए, तो सी का कंसंट्रेशन और डी का कंसंट्रेशन। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम, अब इन्होंने मतलब यानी कि अब यहाँ पे बेसिकली लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, तो उस इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, क्योंकि इक्विलिब्रियम में क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड और इक्वल टू रेट ऑफ क्या हो जाएगा, बैकवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों वैल्यू हम लोग लिख देते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड अभी हमने क्या लिखा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड के के वन ए का कंसंट्रेशन और बी का कंसंट्रेशन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, के2 सी का कंसंट्रेशन डी का कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि के1 अपान के2 कर देते हैं, ये कांस्टेंट है, और इधर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, सी का कंसंट्रेशन डी का कंसंट्रेशन अपान ए का कंसंट्रेशन और ए बी का कंसंट्रेशन। ठीक, तो यहाँ पे आप दो कांस्टेंट लिखने से अच्छा है कि इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, के1 बाई के2 के इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। ठीक है, या केसी बोलते हैं आप लोग, ठीक है, बहुत सारे चीजें बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम लोग एक ही पर, तो यही हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पे फार्मूला बन गया। ठीक, तो ये अभी थोड़ा सा अधूरा है क्योंकि इससे स्टेशोमेट्री वाला हमने नहीं लगाए थे, एक सिंपल बता रहे थे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, के इक्विलिब्रियम जो आता है हम लोगों के पास, वो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, यही आया ना, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे अगर इस तरह से कोई हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन कोई भी जो थोड़ा सा बड़ा रहे, जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ N1 ए, ठीक है, और प्लस N2 भी, ठीक, और ये रिएक्शन हो रहा है M1 सी
प्लस M2D। ठीक है, ठीक। और भी लिख सकते हैं डी के अलावा, EF जो भी मतलब आपको। तो यहाँ पे आप वही चीज, यानी कि अकॉर्डिंग टू कौन सा, लॉ ऑफ मास एटम एक्शन। सेक्शन। हाँ, लॉ ऑफ मास एक्शन। सेक्शन। तो लॉ ऑफ मास सेक्शन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा। अब देखिए ए और स्टेशियोमेट्री क्या हो गया, N1, तो इसके पावर हो जाएगा उधर। यही गुलबर्ग एंड बागे ने बताया था। तो यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा, इसके पावर जो भी नंबर रहेगा, अभी हम लोग एग्जाम्पल भी लेंगे ढेर सारे। ठीक, तो यहाँ पे ये हो गया। अब इसमें अगर हम लोग देखा जाए, इक्विलिब्रियम लगा दिया जाए K1 का और बी N2। ठीक, तो ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा हम लोग रेट ऑफ बैकवर्ड का बना ले पर सी और M2 M1 हो गया, और डी क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा। ठीक, तो आर भी इक्वल टू K2 कह सकते हैं कि नहीं, और सी M1 और डी M2। अब यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू, मतलब एट इक्विलिब्रियम जब आएगा, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड हो जाएगा। तो वही चीज हम लोग कर दे रहे हैं, यानी कि डायरेक्ट लिख दे रहे हैं के इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल टू। सी का कंसंट्रेशन M1 और डी का कंसंट्रेशन M2 अपन ए का कंसंट्रेशन N1 और बी का कंसंट्रेशन N2। तो बेसिकली ये हमारे पास इक्वेशन हो गया, यानी कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, जो स्टोइकियोमेट्री रहेगा वो पावर के इस पे हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जैसे कुछ रिप्रेजेंट करना है आपको, तो यहाँ पे इक्वेशन है, मतलब कि जैसे क्वेश्चन ही कह सकते हैं, या मतलब एग्जाम्पल कर सकते हैं। राइट डाउन द इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ऐसे आपकी बुक में ढेर सारे हैं, लिख सकते हैं। तो हम एक एक देते हैं यहाँ पे। पहला, ठीक, इधर जगह छोड़ देते हैं, N2 + 3S2। और बेसिकली ये क्वेश्चन मतलब ये भी याद रखना है थोड़ा सा। ठीक है, जब यहाँ पे हम गैसियस नहीं लिखते हैं तो आप गैसियस मान लीजिएगा। ठीक है, सभी लोग यही करते हैं, प्रिंटेड रहता है वहां भी ऐसा रहता है। अगर लिखा है कुछ तो उसी को, मतलब सॉलिड लिक्विड अगर देना होगा तो लिख देगा। ठीक है, ठीक है सर। मतलब जब हेट्रोजीनियस देना होगा तो लिख देगा, होमोजीनियस रहेगा तो नहीं भी लिख सकता। ठीक हाँ, है, ठीक है तो सर। एक इसका रिप्रेजेंट करना है। दूसरा PCl5। अब यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, तो मीनिंग मतलब सारे क्या है, एक फेज में है, वो और बेसिकली किस में है, गैसियस में। सर। ठीक है, और तीसरा 3A + 2BC + 4D। और पांचवा कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे है सॉलिड तो इसको लिख दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम। ठीक, छठा तो आप करते जाइए। भाई आप नंबर बहुत गलत लिखते हैं यार। हम्म? हाँ सर। पांचवा, मतलब कि ये बहुत फेमस इसलिए हम बहुत लिखते हैं कि ClO3, यही से ऑक्सीजन बना था पहली बार, लैब में बनाया गया था। 2KCl, ठीक, और +3O2। छठा
H2O लिक्विड, ठीक, H2O गैस, एक वेपर कह सकते हैं। NH3 एक्वस, ठीक, प्लस H2O NH4 अमोनियम आयन हो गया, ठीक है। चलिए, बहुत हो गया, रिप्रेजेंट करिए। पहले का क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब इसमें देखिए के इक्विलिब्रियम डायरेक्ट डायरेक्ट आपको याद रहना चाहिए, क्या आ जाएगा, मतलब के सी के बी, जो भी आप लिखते हैं, के इक्विलिब्रियम इक्वल टू प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या आ गया, यानी कि NH3, और इसके पावर क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा स्टोइचियोमेट्री, और N2 का कंसंट्रेशन, और क्या हो जाएगा, H2 का कंसंट्रेशन, इसके पावर T3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री 3 है, ठीक है। आगे बताइए। हम्म, आगे तो फिर आगे PCl वाला 5, PCl5 पे आ जाएगा। के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू ब्रैकेट में PCl5 फिर उसके PCl3 आएगा प्रोडक्ट, और PCl3 Cl2 आ गया, और PCl2 आ अपान जाएगा क्या हो जाएगा, PCl5 का PCl5 कंसंट्रेशन, क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद ओके, इसका लिखिए, के तो इक्विलिब्रियम, कम इज इक्वल टू ब्रैकेट में C और फिर ब्रैकेट में D और फिर उसके ऊपर 4 और फिर ऐसे ब्रैकेट में A और फिर 3 और फिर ब्रैकेट में B फिर 2। अब इस इसका, तरीके से फिर के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू ब्रैकेट में CaO प्लस फिर से ब्रैकेट में CO2। गलत बता रहे हैं, इसका आंसर केवल ये होगा। आप बताएंगे क्यों, आप ये गैस लिखेंगे, हैं। गैस के हिसाब से। हाँ, सॉलिड होगा, जैसे ये आपने लिखा, ठीक है, हम्म, समझ रहे हैं, हाँ ये सर। लिखा इतना, हाँ सर। और CaCO3, ये तो ओके। हमारे पास जैसे लिख रहे हैं वैसे लिख रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग पढ़े लॉ ऑफ एक्टिव मास, जो होता है सॉलिड का प्योर और लिक्विड का क्या होता है, वन वन हो गया, ये वन होता काटेंगे है। नहीं, ये वन हो गया, वन हो गया क्या? तो वन तो लिखा नहीं जाएगा, तो हमारे नहीं सर। पास यहाँ पे ये हो गया। गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसका ठीक है आंसर सर। यही हो जाएगा केवल, ठीक है। ये इसमें बता सकते हैं, सर इसका सिमिलरली भी उसी एक तरह। उसी की तरह होगा ब्रैकेट में O2 और फिर पावर में 3। हम्म, इसका भी तो आंसर वैसे ही होगा के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू ब्रैकेट ब्रैकेट O2 और फिर टू द पावर 3। हम्म, ये आ जाएगा, ठीक है। ओके। इसका, इसका H2 आ जाएगा। हम्म, इसका सर एक्वस का क्या रहेगा? एक्वस का मतलब रहता है वो, मतलब वन नहीं होता है, ठीक है। ठीक है सर, फिर इसका वैसे हो जाएगा के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू ब्रैकेट में NH4 क्लोज और फिर ब्रैकेट में OH अपॉन ब्रैकेट में NH3 और फिर ब्रैकेट में H2O। हम्म, अब यह H2O तो लिक्विड में रहेगा, प्योर लिक्विड, में ठीक है, तो इसका नहीं फिर लिखेंगे, इसमें से पेपर वाले के लिखेंगे, तो के इक्विलिब्रियम, ठीक है। एक्वस मतलब यही होगा, एक्वस मतलब चेंज होगा ना उसका वॉल्यूम, तो मतलब यहाँ पे एक्टिव मास होता है, वन नहीं होता है, मतलब ठीक है लिक्विड सर। के फॉर्म में रहे या सॉलिड रहेगा तो वन मान ओके, लेंगे बस, ठीक है। ठीक है सर। NH3, तो ये रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे देखेंगे, हम लोग इक्विलिब्रियम जो पढ़ रहे थे, यानी कि इक्विलिब्रियम अगर देखा जाए, तो यहाँ पे टाइप ऑफ इक्विलिब्रिया की बात आती है, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, ये कह सकते हैं हम लोग
एक तो स्टेट के बेस पे, एक मतलब कि हमारे पास फेज के बेस पे रहेगा। मतलब कि लिक्विड, अरे मतलब फिजिकल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। एक हमारे पास होमोजेनियस हो गया, हेट्रोजेनियस की बात कर सकते हैं। तो होमोजेनियस हेट्रोजेनियस ऊपर क्लासिफाई कर दिए तो हम उसको नहीं बता रहे हैं। तो यहाँ पे टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं। और आपके बुक में ढेर सारा फिजिकल इक्विलिब्रिया दिया है, तो लेकिन उसे हमें कोई काम नहीं है ज्यादा, क्वेश्चन तो आता नहीं वहां से टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे बता दे रहे हैं। तो इसको ऐसे क्लासिफाई कर लेते हैं फ्लो चार्ट। एक हम लोग फिजिकल इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। फिजिकल यानी कि स्टेट चेंज होगा, सॉलिड लिक्विड गैस, कंपोजिशन नहीं चेंज होगा, नहीं इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम हो गया। और दूसरा हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम में जैसे हम लोग फेस मेनली कह सकते हैं कि एक ही लाइन में बता दे रहे हैं, इसमें आप बाकी कर लीजिएगा, कहीं पे और भी आ जाता है। जैसे सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सैचुरेटेड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम भी आ जाता है, गैस सॉल्वेंट भी आ जाता है। चलिए हम क्लासिफाई कर देते हैं पूरा, ठीक है, फ्लो चार्ट में बना देते हैं। जैसे इसमें ढेर सारे आपके बुक में दिया है, लेकिन यहाँ से भाई क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक। ठीक है तो सर। हाँ, इसको हम लोग चार कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक तो हम लोग पढ़ते हैं लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। अब मतलब या तो शुरू से ही स्टार्ट कर देते हैं, नहीं कि मतलब हमारे पास सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, यहाँ से सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, यानी कि एक इक्विलिब्रियम कहाँ पे अचीव होगा, सॉलिड जब लिक्विड। हमारे पास H2O को मान लीजिए हम हीट दे रहे हैं, ठीक है, H2O, ठीक, मतलब कि जब वाटर में होगा ये सॉलिड रहेगा, आइस कह सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे H2O लिक्विड है। तो इसमें एक्विलिब्रियम जब आएगा मतलब मेल्ट होगा, मेल्टिंग पॉइंट इसे कहते हैं, एट ए मेल्टिंग पॉइंट। इसी को हम लोग जो इक्विलिब्रियम मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसमें मतलब हम लोग कह सकते हैं सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, तो बहुत इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। ठीक है सर। तो दूसरा बस हम नाम गिना दे रहे हैं बस। दूसरा इसमें कह सकते हैं इसके बाद H2O कहाँ पे जाएगा, वेपर में जाएगा, तो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम आ जाएगा, नहीं तो लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। आपके बुक में ढेर सारा इसमें दिया, तो यहाँ पे H2O लिक्विड जो था वो क्या हो जा रहा है, H2O वेपर या एक्वस कह सकते हैं, नहीं ये इसमें इक्विलिब्रियम अचीव होगा। उसके बाद देखा जाए तो मतलब कि चौथा है सॉल्यूट सॉल्वेंट, यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम जो आता है, ठीक है। तो इसमें सॉल्यूट, सॉल्यूट सॉल्यूशन में पढ़ेंगे हम लोग, सॉल्यूट सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्वेंट, ठीक है। ये हम लोग कह सकते हैं इसी को सॉल्यूट सॉल्वेंट, या कॉमा लगा के सैचुरेटेड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम, सैचुरेटेड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम, सैचुरेटेड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम, ठीक है। उसके बाद आते हैं, ठीक, तो मीन्स इसमें एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, ये ले लेते हैं, ये आई, ये सॉलिड है,
वाटर में डाल देगा, आयनाइज हो जाएगा, यानी आयन एक्वस में हो जाता है, और आयोडीन आयन एक्वस में हो जाता है। तो इसमें इक्विलिब्रियम बहुत टफ कंडीशन है आना, क्योंकि मतलब एक पूरा क्या हो जाता है, कंप्लीटली चेंज हो जाता है कंप्लीटली, क्योंकि इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है सर। ठीक है, तो ठीक आयनिक। है सर। इसके बाद कह सकते हैं गैस सॉल्वेंट भी कह सकते हैं, जैसे सॉल्यूट सॉल्वेंट है, गैस सॉल्वेंट। गैस सॉल्वेंट में मतलब इसमें जैसे सैचुरेटेड सोल्यूशन इक्विलिब्रियम है, सैचुरेटेड सोल्यूशन इक्विलिब्रियम इसको भी बोल सकते हैं। जैसे मतलब आप कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे डालते हैं, कोल्ड ड्रिंक में डालते हैं, वही वाला सिचुएशन एग्जांपल वगैरह हो गया। तो इसमें कह सकते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन इक्विलिब्रियम, दोनों एक ही नाम है। एग्जाम्पल वही है, मतलब कह सकते हैं डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड इन कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक हर आदमी पीता है, चाहे अल्कोहलिक हो चाहे नॉन अल्कोहलिक वो हो। कॉल को। ठीक है, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर भी कह सकते हैं, और मतलब कह सकते हैं O2 इन वाटर। ठीक है, तो सारे तो ये बीस फिजिकल इक्विलिब्रियम है भाई। ठीक, तो केमिकल इक्विलिब्रियम तो इधर हमारा छूट गया। ठीक, इसको कैसे छोटा कर दे, कॉल को कितना छोटा करोगे? देखते हैं। देखिए आज का जो मतलब टॉपिक था, ठीक है, एक तरह से थियोरेटिकल था। ठीक है, अब आएंगे जब वहां पे कराएंगे तो न्यूमेरिकल ही रहेगा ज्यादा। इसमें बेसिकली न्यूमेरिकल ही सीखना रहता है। ठीक है, तो ठीक है सर। हाँ, इसमें क्वेश्चन फिक्स रहता है, कहाँ से आता है बताएंगे सिखाएंगे। ठीक, तो केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब कि केमिकल रिएक्शन के बेस पे होता है, जितना हम लोग पढ़ेंगे ज्यादातर क्या होगा, केमिकल। तो हम कैसे? कुछ लिस्ट बना दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ लिस्ट बना दे रहे हैं, बस वो रिएक्शन जरूर याद रखिएगा एग्जाम्पल। ठीक है, ठीक है तो सर। कुछ रिएक्शन में मतलब जैसे H2 हो गया। अब हम जहाँ पे नहीं लिखेंगे वहां पे गैस होगा, आप कैसा? समझिएगा। ठीक है, सब ठीक लोग है यही सर। काम करते हैं। तो 2HI होगा, ये गैस है, नहीं लिख रहे हैं। दूसरा इसमें SO2 वाला भी बहुत पूछा जाता है, Cl2। तो SO2 Cl2 हो जाता यस है। यस। तीसरा यहाँ पे बहुत पूछा जाता है PCl3। दोनों रूप में, एक SO मतलब कि PCl3 का मतलब Cl2 से PCl5 यस। का बनना, और एक हमारे आउट पास ऑफ दिस। यस PCl5 का डिसोसिएशन भी हो जाता यस है। और यस। चौथा यहाँ पे अभी हम लोग अमोनिया का वो पढ़े थे, तो यहाँ अमोनिया का डिसोसिएशन भी होना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये पूरा हमें यहाँ पे एग्जाम्पल वगैरह है। तो यहाँ पे एक दो क्वेश्चन, इससे जितना टॉपिक है फिजिकल केमिकल पढ़े हैं, कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस पे हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो। ठीक है, जिससे इससे पढ़ा बेकार ना हो, कि नहीं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम इज ए कंडीशन। केमिकल इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या है, बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, तब ऑप्शन बताइएगा। वेयर ऑल स्पीसीज, थ्योरेटिकली क्वेश्चन है सेम कंसंट्रेशन। जैसे ये सब से कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेता है, तो अनएक्सपेक्टेड रहता है कि ऐसा पूछेगा नहीं, क्योंकि ये सब न्यूमेरिकल पार्ट है, थ्योरेटिकल तो बहुत सारे हमारे पास पार्ट है, पूछना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी ऑल
species have constant constant concentration। अभी जो हमने पढ़ाया ये सब लिख चुके हैं। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में। तीसरा, एयर ऑल स्पीसीज हैव कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 बोल रहा। चौथा यहाँ पे एओ, एओ जानते हैं? एओ हम्म, और असेंबली। ऑल ऑफ एबव यार, जैसे नोटा होता है वैसे ठीक है ऑप्शन सर। बन जाता है। बताइए आंसर। ये भी हमने डिफाइन किया था, ऊपर लिखे हैं यही सेम पॉइंट। बी हो जाएगा आंसर इसमें, क्योंकि इसमें मतलब कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहना चाहिए। सही है। ठीक है, ऊपर ठीक है हमने सर। करेक्ट वे लिखे थे। दूसरा क्वेश्चन, यानी कि एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम, मतलब आपको आइडेंटिफाई करना है कि नीचे रिएक्शन में कौन सा फिजिकल इक्विलिब्रियम है। आसान है बहुत। ठीक है, तो H2O, अरे यार, H2O गैस प्लस I2 गैस रिएक्ट कर रहा 2HI गैस, बी CaCO3 सॉलिड, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड। ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, गैस। सी ऑप्शन H2O सॉलिड, लिक्विड। डी ऑप्शन PCl5 गैस, और PCl3 गैस प्लस Cl2। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कौन सा फिजिकल इक्विलिब्रियम है? थर्ड। हाँ, थर्ड। थर्ड आंसर सही हो जाएगा। अभी हमने ऊपर लिखा था ना। ठीक है सर। एक लास्ट बता दीजिए, तो इसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक ही पढ़ेंगे। जो ऊपर पढ़ा था हम फिजिकल इक्विलिब्रियम कंप्लीट ही करना चाहते हैं। एट इक्विलिब्रियम, पहला, द एनर्जी ऑफ सिस्टम इज मिनिमम। सिस्टम इज मिनिमम। ठीक है, बी, द एंट्रोपी एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज मैक्सिमम। ठीक है, सी, द एनर्जी ऑफ सिस्टम इज मैक्सिमम इज मैक्सिमम। डी, ए एंड बी बोथ करेक्ट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए। हाँ? भाई ये होगा तो
है ये पहला। इसमें डी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। दोनों। ए बी दोनों। हाँ ए बी दोनों, मतलब जो हम एनर्जी ऑफ सिस्टम मिनिमम होगा, एंट्रोपी मैक्सिमम होगा ही, ठीक है। ठीक है सर। तो हाँ, तो ये हो गया। अब इसमें देखिए, मतलब कि हम लोग आगे पढ़ेंगे इसका केसी और केपी के रिस्पेक्ट में, मतलब हम्म, निकालें, ठीक है। यानी कि ठीक है फॉर्म सर। ऑफ